तो कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो पहली बड़ी बात तो इसको ये मत समझना कि एक सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, ये दरअसल बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जाकर के आप यूज़ होंगे। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को हैंडल करते हैं। तो कुछ एक मेरे पास डाउट है, इसमें से कुछ मैंने उठाए हैं तो उन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो ये है, जो हम आज ले रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर था हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड का, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया। एक कैपेसिटर था 5 माइक्रोफैरेड का, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करके फिर हटा दिया गया, वहाँ से बैटरी को हटा दिया गया। बैटरी से हटाने के बाद उस कैपेसिटर को अटैच कर दिया गया एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है पता नहीं। मतलब इसको चार्ज किया गया 5 माइक्रोफैरेड को, पूरा चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी और फिर उसे एक अननोन कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। अब पूछा गया है कि उनके ऊपर फाइनल चार्ज कितना होगा, उस तरह की कैपेसिटेंस कितनी है उसकी अननोन, वो बतानी है। और एक डाटा और दिया गया है कि इनका फाइनल वोल्टेज कितना हो गया है, 3 वोल्ट रहेगा। देखो क्या है कि 12 वोल्ट उस पर पहले टोटल बैटरी थी, 12 वोल्ट के हिसाब से कुछ चार्ज चला गया कैपेसिटर के ऊपर, तो अब कैपेसिटर भी 12 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है। देखो कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज ले रहा है। कैपेसिटर चार्ज ले जाता है, उसके वोल्टेज बढ़ती रहती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब कैपेसिटर की वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज इक्वल हो जाती है, उसके बाद नया चार्ज वहाँ नहीं जा सकता। चार्ज चलता क्यों है, जब उस पे ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो फिर चार्ज क्यों चलेगा, फिर नहीं चलेगा ना। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक स्टेडी स्टेट अचीव होती है, उसमें कैपेसिटर फुली चार्ज होता है और उसका वोल्टेज भी उतना आता है जो बैटरी का था, फिर हम उसको हटा देते हैं। अब क्या हुआ कि इस चार्ज कैपेसिटर से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए उसको इस्तेमाल हो रहा है। तो चार्ज वैसे तो बैटरी देती है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर से चार्ज ले रहे हैं। कैपेसिटर के साथ एक दिक्कत है, कल भी आपको बताया था, कैपेसिटर जब चार्ज दे देता है तो उसकी वोल्टेज घटती जाती है। अब ये जो 5 फैरेड कैपेसिटर था, इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट थी, इसने कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया उस अननोन को जो पहले क्या था, अनचार्ज। ऐसा अगर ये करेगा तो इसकी वोल्टेज तो घटेगी, तो इसकी वोल्टेज घट के कितनी रह गई, 3 वोल्ट रह गई। तो इसकी वोल्टेज घट करके स्टेडी स्टेट में 3 वोल्ट अगर रह जाएगी तो फिर ये बताना है कि उस कैपेसिटर की सी की वैल्यू क्या थी। ओके, तो क्यों होगा स्टेडी स्टेट फिर से अचीव क्यों होगी, क्योंकि इसने चार्ज दिया, अनचार्ज ने चार्ज लिया, तो उसका कैपेसिटर, उसकी वोल्टेज बढ़ेगी। पहले तो वो अनचार्ज था तो वोल्टेज क्या थी, उसकी 0 थी। उसने थोड़ा थोड़ा चार्ज कहाँ से आ रहा है उसके पास, नीचे वाले के पास कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले से चार्ज आ रहा है। ऊपर वाले का चार्ज देने से उसकी वोल्टेज घट रही है, नीचे वाले की वोल्टेज बढ़ रही है। चार्ज कब तक चलेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर नहीं हो जाती। तो स्टेडी स्टेट में दोनों की वोल्टेज बराबर होगी और जब चार्ज रुकेगा दोनों का वोल्टेज क्या मिला, सेम 3-3 वोल्ट का दोनों का वोल्टेज मिला है। अब इसको सोल्व करना है, सी कैसे निकलेगा वो बताना है। तो आधा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि चार्ज तब तक चलेगा जब तक दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। स्किल क्या है इसमें देखना कि एक बार इसने चार्ज ले लिया, अब बैटरी चली गई, यानी उस चार्ज को लेके जाने वाला चला गया। अगर चार्ज लेके जाने वाला चला गया तो फिर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। एक बैटरी ही थी चार्ज दे सकती थी, वो जा चुकी है। अब कौन है वहाँ पे, कोई नहीं है, दूसरा एक कैपेसिटर ही है, वो चार्ज को ख़त्म नहीं करता, स्टोर करता है वो भी। तो दोनों का टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। तो मैंने पहले टोटल चार्ज निकाला कितना था, तो 12 वोल्ट की बैटरी से 5 माइक्रोफैरेड पे Q = CV फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिलेगा कि उस पर कितना वोल्टेज आ गया है, कितना चार्ज आ गया है, 60 माइक्रोफैरेड। तो पहले वाले कैपेसिटर पे 60 माइक्रोफैरेड का चार्ज, माइक्रोकूलम का चार्ज था, 60 माइक्रोकूलम का चार्ज था। वो 60 माइक्रोकूलम का चार्ज उसने रख लिया, टोटल 60 ही होना चाहिए। यानी कि एक कंडीशन है कि Q1 + Q2 फाइनल स्टेट में उसका चार्ज घट के मान लेते हैं Q1 रह गया, दूसरे का चार्ज बढ़ करके मान लेते हैं Q2 हो गया। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो Q1 + Q2 कितना हो गया, 60। इक्वेशन नंबर 1 आई, सॉरी 2 है। पहली इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, वोल्टेज को इक्वेट करके कि चार्ज चलेगा कब तक, जब दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो फाइनली Q1 चार्ज किस पे है, पहले कैपेसिटर पे है, तो Q1/5 उसकी वोल्टेज हो गई। दूसरे पे कितना है, Q2 चार्ज है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, तो उसको मैंने मान लिया कितना आया, Q2/C आया। दोनों वोल्टेज बराबर होने चाहिए तभी तो वो चार्ज रुका है। तो पहली कंडीशन दोनों के वोल्टेज इक्वेट करके, दूसरी कंडीशन चार्ज कंजर्वेशन से, क्योंकि चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है। तो वहाँ से मुझे मिलेगा 60 हो गया। अब एक कंडीशन गिवन थी कि ये वोल्टेज कितना था, 3। उस कंडीशन को यूज़ किया मैंने और Q1/5 को 3 के इक्वेट किया। तो Q1 कितना आ गया हमारा, 15 माइक्रोकूलम आ गया। अच्छा, फिर से जैसे पहले बताया था, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, आपने पढ़ लिया, एक बार पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन
मुझे देखना। तो यहाँ से क्या मिला हमको, Q1 चार्ज कितना मिल गया, 15 माइक्रो कूलम। अगर Q1 15 है तो Q2 कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि सम तो कितना था, 60 था, तो Q1 कितना, Q2 कितना हो गया, 45 हो गया। अगर Q2 45 हो गया तो Q2/C भी 3 होना चाहिए, वोल्टेज 3 वोल्ट ही बनेगा उसका भी। तो Q2/C को 3 रखा, वहाँ से मुझे मिलेगा कि C कितना आ रहा है, 15 माइक्रो फैरेड। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया था, इसमें एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज से जोड़ा गया था। क्लियर। अब एक और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन देना क्या, क्वेश्चन को सुनना, ट्राई करना, और ना हो फिर मुझे देखना। तो इस बार हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बहुत सारे कैपेसिटर हैं। सेकंड क्वेश्चन में 8 मिली फैरेड के उसकी रेटिंग है। रेटिंग का मतलब होता है कैपेसिटर पे लिखा होता है, आपने कभी ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह देखे हो तो उसमें भी कुछ लिखा रहता है, उसको रेटिंग बोलते हैं उसकी। तो रेटिंग का मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटेंस 8 मिली फैरेड है और ये 250 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। 250 वोल्ट 8 मिली फैरेड लिखा हुआ है, इसका मतलब 250 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है वो, और 8 मिली फैरेड की उसकी कैपेसिटेंस है। अगर आपने 250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दे दी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फेल कर जाएगा कैपेसिटर, ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा अंदर। अगर आपने इससे कम दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो क्लियर पॉइंट पहला। तो ये सब क्या है, कैपेसिटर दिए हुए थे हमारे पास, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 8 मिली फैरेड के बहुत सारे हैं, और 250 वोल्ट उनकी रेटिंग है। उन बहुत सारे कैपेसिटर से हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें इस तरीके से कि टोटल वोल्टेज टू मेक, मतलब बनाना है हमको, टोटल कैपेसिटर कितनी हो, 16 मिली फैरेड। टोटल कैपेसिटेंस 16 मिली फैरेड की बनानी है, और इसको अप्लाई करना है हमें 1000 वोल्ट का सप्लाई देनी है। इसको 1000 वोल्टेज की सप्लाई देनी है, 1000 वोल्ट के अक्रॉस लगाना है, और टोटल कैपेसिटर कितनी चाहिए, 16 मिली फैरेड, यानी 16 मिली फैरेड चाहिए। और किससे बनाने हैं ऐसा हमको, 8-8 मिली फैरेड के कैपेसिटर से जो 250 वोल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, उनसे बनानी है। देखो अब 8 को 16 करने का सिंपलेस्ट तरीका दिमाग में क्या आता है, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखना, आप रोक के ट्राई कर लो, नहीं तो फिर नहीं हुआ तो देख लो। तो इसमें 16 हमें क्या करना है, 16 माइक्रो फैरेड बनाना है, मिली फैरेड बनाना है। 16 मिली फैरेड बनाने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि दो को पैरेलल में जोड़ दो। अगर आप दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हो, देखो बन तो गई 16 मिली फैरेड, लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, इसको अगर आपने 1000 वोल्ट से सप्लाई कर दिया तो पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, इसको भी 1000 चला गया, इसको भी 1000 चला गया। इसकी बेचारे की बर्दाश्त की हद थी कितनी, 250 वोल्ट, इसको खिला दिया कितना आपने, 1000 वोल्ट, ये तो फट जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अगर इसकी कैपेसिटेंस ही सिर्फ बर्दाश्त करने की हद 250 वोल्ट की है, आप 1000 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा वो तो इसलिए ऐसा, इस जो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है, इस सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन में हमको कैपेसिटेंस तो अचीव हो रही है 16 मिली फैरेड की, लेकिन ये कंडीशन नहीं अचीव हो रही जो इसको कहती है कि ये फेल कर जाएगा। तो ये हम नहीं बना सकते। फिर क्या बना सकते हैं, सबसे पहले उसको बचा तो लें पहले, ठीक। सबसे पहले कंडीशन मैंने क्या लगाई कि उससे पहले बचा लेते हैं कि उसकी जो टोटल वोल्टेज है वो 250 पार ना करे। तो 250 बार यानी वोल्टेज घटनी चाहिए। वोल्टेज घटती या बढ़ती कब है, जब आप उसे सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो अगर आपने दो आइडेंटिकल लगा दिए सीरीज में तो वो आधी आधी बांट लेंगे। तो अगर आप दो कैपेसिटर आइडेंटिकल सीरीज में लगाते, दोनों को वोल्टेज कितनी मिलती, 500 मिलती, अभी भी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाने पड़ेंगे। तो हम अगर 4 सीरीज में लगा देते हैं तो हर एक को कितनी मिलेगी, 250 वोल्टेज की वोल्टेज मिल जाएगी, तो सप्लाई मिल जाएगी। तो अगर मैंने 4 एक साथ सीरीज में लगाए तो हर एक को कितना मिल रहा है, 250 250 250 250, क्योंकि ये एक जैसे थे इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ वोल्टेज। क्लियर पॉइंट। तो अब दूसरी कंडीशन अचीव हो रही, मतलब वे फेल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशानी हो गई। अगर आपने ऐसा एक को सीरीज में लगा दिया तो ये कितने बन गए, 8 8 8 8 की अगर आप सीरीज सोल्व करोगे तो ये 2 आएगा। यानी एक लाइन में अगर आप 4 कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हो 8-8 मिली फैरेड के, तो उसका जो नेट बनता है वो नेट बनता है 2 मिली फैरेड, 2 मिली फैरेड बनता है। हाँ वो बर्दाश्त कर सकते हैं 250 वोल्ट को। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह की एक रो 4-4 की और उसके पैरेलल में लगा देता हूँ, तो पैरेलल में वोल्टेज बढ़ जाएगी। इनकी टोटल कितनी बनी थी, 2 मिली फैरेड थी। 2 + 2 कितना हो गया, 4। अभी भी बना तो नहीं पूरा 16। तो ऐसा करने के लिए मुझे अगर 16 बनाना है तो 8 रोज लगानी पड़ेगी। 8 अगर पैरेलल में रोज मैं ऐसे लगा देता हूँ तो हर एक का वोल्टेज 250 हो जाएगा। एक रो का टोटल
2, 8 रो का टोटल कितना हो जाएगा 16। तो मेरे पास इसमें क्या चाहिए, हर रो में 4 और ऐसी 8 रोज बनानी पड़ेंगी हमको। तो उससे टोटल कितना बनता है 32 कैपेसिटर लगेंगे। क्लियर। तो इसे कितने चाहिए हमको 32 कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी इसको ऐसा बनाने के लिए। तो मिनिमम ये क्वेश्चन ये था, सॉरी मैं फिर से बताना भूल गया पूरा क्वेश्चन, कि इसको टोटल कैपेसिटर कितने चाहिए, टोटल कैपेसिटर कितने चाहिए बताना था। तो टोटल कितने चाहिए 32 कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसे चलाना चाहते हो 1000 वोल्ट के अक्रॉस। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, कितने आपको पैरेलल में अटैच कितने टोटल अटैच करने पड़ेंगे, मिनिमम कितने अटैच करने पड़ेंगे कि आप इसको काम चला सको। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना तो जरूरत पड़ेगी। 32 से छोटे कम एक्सपेरिमेंट कम कैपेसिटर्स में 31 कैपेसिटर में भी 30 कैपेसिटर में भी आप उन्हें चला नहीं सकते, ये कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट। तो अब एक और तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा शुरू से ही पूरा। क्वेश्चन देखो पहले क्या है। तो एक हमारे 2 कैपेसिटर है, इस बार हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरेड का है और एक 4 माइक्रोफैरेड का है। 2 कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरेड का है और एक 4 माइक्रोफैरेड का है। जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है वो है, उसे 200 वोल्ट तक चार्ज किया गया। 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया और रख लिया गया। एक और 4 माइक्रोफैरेड का 100 वोल्ट से चार्ज किया गया, उसको भी रख लिया गया। ठीक, उसको बैटरी के दोनों को हटा दिया। अब एक ये भी फुली चार्ज है, ये भी फुली चार्ज है, दोनों को पैरेलल में अटैच कर दिया। पैरेलल में अटैच कर दिया। देखो 2 तरह से इसको बोला जाता है, वैसे तो कॉम्बिनेशन बनाओगे सेम बनेगा, पैरेलल या सीरीज बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से अटैच करें। पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है। तो पैरेलल में अटैच कर दिया उनको। अब पैरेलल में अटैच करने के बाद आपसे फाइनली ये पूछा गया है कि इसका दोनों के अक्रॉस का फाइनल वोल्टेज कितना बनेगा। देखो एक का 200 है, एक का 100 है, तो वोल्टेज डिफरेंस तो दोनों के बीच में है ही, कुछ चार्ज तो फ्लो करेगा ही, चार्ज फ्लो करेगा तो वोल्टेज तो फाइनली घटेगा ही। तो फाइनल वोल्टेज कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन था। क्लियर। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, अगर हो जाए तो नहीं फिर मुझे सुनो। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन देखो क्या है। अच्छा, 2 तरह की बात वो बोल सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। अगर वो बोल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कैपेसिटर इस तरीके, ध्यान सुनना बात, ये हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था, एक सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं थे, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो आपको आगे जाकर के यूज करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो अगर वो बोल रहे हैं पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाएगा। ये दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं तो, नेगेटिव को नेगेटिव से। अगर वो कहते सीरीज में लगा दिया गया, 2 तरह का अटैचमेंट हो सकती हैं, मतलब कैपेसिटर को फुली चार्ज है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एक तो ऐसे कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन क्या बन गया पैरेलल। एक कनेक्शन यूं भी हो सकता था कि एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जोड़ दी गई, तो ऐसे केस को बोलते हैं हम सीरीज। इसे क्या बोल रहे हैं हम पैरेलल। तो सीरीज में देखो क्या होता है, अब आगे क्वेश्चन में क्या है समझ में, यहाँ पैरेलल दिया होता, तो पैरेलल में और सीरीज में डिफरेंस क्या आएगा। पैरेलल और सीरीज में देखो चार्ज तो फिर कंजर्व है क्योंकि बैटरी तो चली गई वहाँ से, अब चार्ज तो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। अगर पैरेलली अटैच हो, बड़े ध्यान सुनना बात, क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में इस तरह के, अगर पैरेलली अटैच्ड हो तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 बनेगा, इसका और इसका सम। और अगर इन्वर्सली अटैच यानी सीरीज में अटैच्ड हो तो टोटल चार्ज Q1 - Q2 बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला कुछ चार्ज खा जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है सरप्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो उसके इलेक्ट्रॉन उन जगहों पे घुस जाएंगे जहां पर डेफिशिएंसी थी, तो उस केस में ओवरऑल चार्ज Q1 - Q2 रह जाएगा। वहां पर भी वो चार्ज फिर से कंजर्वेशन प्रॉपर्टी वैलिड है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया, इस वजह से वो खत्म हुआ और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, सिर्फ अब उनको दिखना बंद हो जाएगा चार्ज। टोटल चार्ज कितना बनता है उस केस में Q1 - Q2 अगर उनको सीरीज में अटैच करते, तो बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन। अब मैं पैरेलल वाला जो मैंने लिए उठाया वो कर रहा हूँ। तो ये बात बनी। तो एक बात हमको लग सकती है कि शायद चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्यों, अगर मैं ऊपर वाले पे चार्ज निकालूं तो 200 × 2 400 माइक्रोकूलम बना, नीचे वाले पे निकालूं तो 4 × 100 400 बना, इन दोनों पे चार्ज तो क्या बना है सेम। तो एक तरीके से हमको लग सकता है कि शायद दोनों पे चार्ज सेम है, फिर चार्ज फ्लो करेगा क्यों, लेकिन चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चार्ज डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो नहीं करता है, समझे कॉन्सेप्ट। चार्ज डिफरेंस हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी हो सकता है कि जिस बॉडी के पास ज़्यादा चार्ज हो, क्या पता वही उस कम चार्ज वाली बॉडी से खींच ले,
ऐसा भी हो सकता है। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर आपकी बुक में दिया हुआ, सिलेबस में तो कट चुका है, लेकिन वो इसी तरीके से काम करता था कि हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज वाली बॉडी कम चार्ज वाली बॉडी से भी चार्ज खींच ले, क्योंकि चार्ज के चलने के पीछे की वजह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर भले ही दोनों पे चार्ज इक्वल है, लेकिन फिर भी चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का वोल्टेज ज़्यादा है, नीचे वाले का वोल्टेज कम है। देखो अब हमको पता नहीं है कि इस पर कितना आया, तो हम मान लेते हैं इस पर Q1 चार्ज रह गया, फाइनली इस पर कितना रह गया Q2 चार्ज। और जैसा पहले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था वैसे यहाँ भी यूज़ हो रहा है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो तो इक्वल आना चाहिए। तो Q1/2 यानी इसका पोटेंशियल और Q2/4 यानी इसका पोटेंशियल दोनों इक्वल आने चाहिए स्टेडी स्टेट में, यानी जब सब कुछ रुक जाएगा उस वक्त दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मैंने वो कंडीशन लगा दी। प्लस दूसरी कंडीशन चार्ज कंजर्वेशन से कि Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 800, 400 इसका 400 इसका कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन वो लगाई, दोनों कंडीशनें सोल्व की गई, तो मुझे आप करोगे तो मिलेगा आपको कि Q2 कितना आ रहा है 1600/3, 1600/3 आएगा चार्ज किस पे, Q2 पे, यानी इस पे 1600/3 आ जाएगा। बचा हुआ चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले पे चला जाएगा। कितना बनेगा 3200/3 बनेगा, कुछ इसका डबल बनेगा, तो वो चला जाएगा ऊपर वाले पे, क्योंकि कैपेसिटेंस अच्छा उल्टे उसके हिसाब से ज़्यादा है। जितना बनेगा देख लेना, डबल बनेगा कि हाफ बनेगा उस हिसाब से कुछ चेक कर लेना। तो Q2 बना, Q1 भी आपको मिल जाएगा, 3200 नहीं आएगा, सब कुछ हो रहेगा, तो वो बन जाएगा दोनों हमारे पास। अब इसको सॉरी 800/3 बनेगा, 800/3 बनेगा, तभी तो टोटल कितना बनेगा 800 बनेगा तभी तो, ठीक है। तो ये बना Q2, तो Q2 आ गया, Q1 भी आ जाएगा। अब अगर इसको पुट कर दें यहाँ पर तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा कितना है, 133 वोल्ट। किसी में पुट कर दो, Q2 वाले में पुट करना है, Q2 मिला तो Q2 वाले में पुट कर दो, Q1 मिलता Q1 वाले में पुट कर दो, दोनों सही जवाब वही आएगा 133 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 133 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बाद में रहेगा। ये था जब चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर से या अनचार्ज कैपेसिटर से स्टोर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, चार्ज किया कैपेसिटर को अनचार्ज से जोड़ दिया। इसमें क्या है, चार्ज करके चार्ज वाले से ही जोड़ दिया। इसके दो केस थे, उल्टा भी जोड़ सकते थे, उसको वो केस आप खुद ट्राई करना। एक ये केस क्या था, इसमें हमको नंबर ऑफ कैपेसिटर बताना था जिससे कैपेसिटर भी हमारा सेफ रहे और जो हमारी डिजायर्ड कैपेसिटेंस है वो भी हमको अचीव हो जाए। ये दूसरा केस था जो हम इसमें किया था। ठीक, तो कभी कुछ और न्यूमेरिकल में उठाता हूँ, न्यूमेरिकल या कुछ और कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन अभी करता हूँ। इसके बाद ये कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो मैंने उठाए हैं। पहला ये, इसमें एक कैपेसिटर था, उसके अंदर डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया और डायरेक्ट्रिक इस तरीके से, तो उसमें 3 अलग अलग मीडियम डायरेक्ट्रिक के डाले गए। पहला उसमें डाला गया, इसे बीचों बीच काट दिया उसको। देखो एक कनेक्शन दिखाया तो सबसे पहले कहाँ से आ रहा है, मतलब इसमें वायर्स यूँ और यूँ जुड़ रही हैं, तो एक कैपेसिटर यूँ अरेंज है। इस कैपेसिटर को बीच में से पार्ट करके एक कैपेसिटर नीचे डाला गया K3 का, मतलब आधी डिस्टेंस तक, आधे गैप तक, फुल एरिया पे, ये ऐसा पूरा एरिया फुल एरिया पे ये डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। K3 उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था। बचे हुए आधे को 2 बराबर हिस्सों में बांटा और वहाँ पर फिर से 2 अलग अलग डाले गए, ये K/3 हो गया। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है। तो 3 अलग अलग डायरेक्ट्रिक मीडियम डाले गए हैं। पहले नीचे वाले हाफ में K3, उसके बाद ऊपर वाले को 2 इक्वली पार्ट में बांट करके फिर से क्या डाला, K2 K3 डाल दिया गया। तो जैसे कल आपको सिखाया तो इसी तरीके सोल्व करते हैं इसको। इसमें इक्वलेंट बना लो, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करना, आपको ये बताना कि इसके इक्वलेंट कितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अकेले इस कैपेसिटर में डालते, उसकी K की वैल्यू क्या होती, जो इतना ही काम करता है जितना ही कर रहा है। ये क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो। अब मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जो भी इसका बनता है इक्वलेंट वो इक्वलेंट बना लो। जैसे देखो अगर आप इधर से आओगे, अगर हम ऊपर से चलें तो जो 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर बन गए टोटल, तो एक ये और एक ये। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इस हिस्से को अलग मान लिया, इस हिस्से को अलग मान लिया। टोटल इसके मान लिया हमने 4 पार्ट हो गए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, टोटल 4 पार्ट हो गए इसके। इन चारों पार्ट को 4 कैपेसिटर बन जाएंगे। एक इसका, एक ऊपर, इसके ठीक सामने देखो सीरीज में है, इसके साथ चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो वो चार्ज यहाँ इंड्यूस कर देगा, वो चार्ज यहाँ इंड्यूस कर देगा। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। और आपस में क्या, दोनों ये पैरेलल में। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऊपर से देखें तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में, लेकिन आपस में दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला ये, उसके नीचे ये, इधर ये, उसके नीचे ये। तो इस तरह का सर्किट डायग्राम ये बन जाएगा। अब हर एक की कैपेसिटेंस लिख दो। इसी कितनी बनेगी, K2, या पहले इसकी लिखता हूँ K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो गया इसका, A/2 हाफ। और डी भी कितना हो गया इसका, D/2, वो भी हाफ। तो 2 से 2 कट गया, कितना बना है, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक इसी तरीके से मैंने इधर वाले का लिख दिया, वो कितना बना, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D।
और ठीक ऐसे ही इसका लिख दिया कितना बनेगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ऐसे इसका लिख दिया कितना बनेगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसका बन गया हमारे पास ये टोटल कैपेसिटेंस मिल गया। अब ये दोनों पहले सीरीज में सोल्व कर दो, सॉरी ये दोनों पहले सीरीज में सोल्व कर दो, बाद में किस सोल्व कर देंगे इसको हम पैरेलल में। दोनों को पहले सीरीज में सोल्व करो फिर पैरेलल में। तो ये मैंने गलती से लिख दिया, ये ऐसा नहीं होगा, आपको इसको पहले सीरीज में सोल्व करना है दोनों को, और जो रिजल्ट आता है उसको पैरेलल में सोल्व कर दो। जैसे मैं अगर इसको सोल्व करूँगा सीरीज में तो कितना बन जाएगा ये 1/c इक्वलेंट डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई, तो कॉमन आ जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/K3, यानी c इक्वलेंट डैश यहाँ पर आ रहा है हमारे पास K2 K3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 प्लस K3। ठीक इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा, वो भी कितना बनेगा, अच्छा इसका सॉरी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी यहाँ आ जाएगा। तो इसका भी कितना बन जाएगा ये उसी तरीके से K1 K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू K1 प्लस K3। सीरीज में सोल्व किया मैंने इसको, सीरीज सोल्व करके ये बन गया। और इसका जो इक्वलेंट है दोनों को पैरेलल जोड़ने के बाद वो इसके इक्वल आना चाहिए, फिर दोनों में पैरेलल का रिजल्ट लगा दो। ये भी थोड़ा सॉरी गलत हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों का सम, यानी K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस K2 K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K2 प्लस K3 इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यानी इसको एक इक्वलेंट के इक्वल रख दिया, जिसमें खुद पूरे में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या भरा था कि इसको उसके बराबर रख दिया पैरेलल में सोल्व करने के बाद। जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है सब में है, कट जाएगा, बचा हुआ हमारा आंसर ऐसे कट गया। तो बचा हुआ हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर है K इज इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2 प्लस K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। जो कॉमन है उसे कॉमन को निकाल लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। जैसे इसमें K3 दोनों में आ रहा है तो K3 आप कॉमन ले सकते हो और थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बनेगा। आपको सिखाया कि इसको ब्रेक कर लो, जितने कैपेसिटर बनते हैं उसको अलग अलग कैपेसिटर मान लो। यूँ मान लो कि यहाँ पे किसी ने इमेजिनरी प्लेट लगा रखी है, एक यहाँ लगा रखी है, एक यहाँ लगा रखी है, पूरे में ऐसा इसको ब्रेक कर लो, बाकी को सोल्व कर दो तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये था पहला न्यूमेरिकल जो इसमें दूसरा मैंने लिया है। अब एक और न्यूमेरिकल मेरे पास आया है, वो ये है कि ये सर्किट डायग्राम था, सभी कैपेसिटेंस सी है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी है। ये जो डॉटेड लाइन है ये मैंने बनाया, मतलब ये सॉल्यूशन का पार्ट है, इसको आपको नहीं लेना, बाकी को आपको सोल्व करके देखो इक्विवेलेंट कितना आता है। जिसको सोल्व हो जाता है बहुत अच्छा, इसका सोल्व नहीं हो रहा हो मेरे को देखो। अभी देखो इसमें ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, C/2 होता है, तो मैंने वही C/2 लिखा, उसका पार्ट लिखा C/2। अब ये C/2 है, इनकी जगह पे ये आ गया। जो पोटेंशियल इसके इधर का है वो इसके इधर का, कल भी सिखाया था आपको कि भैया तार है, इसको यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अगर मैं इस वायर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये C/2 और ये C पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। C/2 और C कितना हो जाएंगे, पैरेलल। अगर इन C/2 और C का पैरेलल अगर आप लिखते हो तो कितना बनेगा C/2 और C का पैरेलल, 3C/2 आ जाएगा। C/2 और C का पैरेलल 3C/2 हो गया, तो ये 3C/2 बन गया इन दोनों का पैरेलल। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब उसके सीरीज में क्या है, इसके सीरीज में क्या है, ये 3C/2 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज से और ये पैरेलल बन गया, तो ये 3C/2 आ गया। अब ये 3C/2 और ये C किस में हो गए, फिर से सीरीज में, क्योंकि जब ये जाएगा सर्किट यहाँ से तो एक रह जाएगा तीनों की जगह पे, वो आ जाएगा 3C/2। 3C/2 और C का सीरीज कितना बनेगा, 2/3C प्लस 1/C इक्वल टू 1/C इक्वलेंट बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3C/5। ठीक, तो ये C इक्वलेंट आ जाएगा इसका, इन दो यहाँ तक का, मतलब इन चारों का इक्वलेंट कितना बन गया हमारे पास, 3C/5। और अब वो किसके पैरेलल में है, C के पैरेलल में, उसको भी जोड़ दो, तो ये 5 में C जोड़ दो तो इतना बन जाएगा 8C/5। ये होगा इसका C इक्वलेंट। क्लियर हो पॉइंट। तो सीरीज पैरेलल किस तरीके से आपको देखने समझ में आ रहा है। देखो इसको डायरेक्ट दिख रहा था हमको, ये यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का सारा का वोल्टेज एक, इसका वोल्टेज एक है, इसका वोल्टेज अलग अलग है, तो वहाँ से आपको ये सीरीज पैरेलल नजर आ जाएगा। ये था सीरीज पैरेलल का एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने लिया था। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आज लिया है, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर इतना मुश्किल है नहीं। अब इसको भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था ऐसे, इसकी ये अरेंजमेंट है, इसमें दिया गया ये 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, ये 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। इसके क्रॉस यहाँ पर और यहाँ से एक बैटरी लगाई गई है, 900 वोल्ट की सप्लाई इसको दी गई है। क्वेश्चन ये है कि चार्ज बताना है आपको 6 माइक्रोफैरड पे कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक क्वेश्चन है, आप नोट करो के कैलकुलेट कर लो। ये जो V2 V3 V6 सब लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप हटा दो, आप बाकी क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर हो जाए तो, नहीं हो रहा है फिर मुझे देखो। फिर सोल्व करने का फिर तरीका वही, पहले पता चले सीरीज है कि पैरेलल है। तो जितना मुश्किल क्वेश्चन लगता है असल में उतना आसान ही वो होता है। आपको चेक करना है कि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो मैंने यहाँ से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखी, अगर इस पॉइंट के वोल्टेज को मैं V1 मान लूँ तो इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज भी क्या होगा V1, और इसका वोल्टेज अगर मैं V2 मान लेता हूँ तो इस कैपेसिटर ये प्लेट कितने पे होगी, V2 वोल्टेज पे हो गई। अब ये जो बीच वाली जो यहाँ कनेक्शन है और यहाँ जो कनेक्शन से कोई वोल्टेज हमें मिल नहीं रहा है, ये बैटरी के किसी भी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने इसको मान लिया, लेट कर लिया कि V3 वोल्टेज है। तो V3 इस प्लेट का, V3 इस प्लेट का, और क्योंकि ये तार वहाँ जाके यहाँ जुड़ रही है तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम V3 वोल्टेज हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए आप यहाँ पर अलग से पॉइंट बना लो। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, अब पूरा जैसे मैंने पहले सोल्व किया उसी के सोल्व करते हैं। मान लो इस पर पॉइंट मान लेता हूँ, ए पॉइंट पर मैंने कनेक्शन दिया, ए पॉइंट की एक तार इस कैपेसिटर से जाके जुड़ती है जो 6 माइक्रोफैराड वाला है। एक तार कहाँ जुड़ती है, 6 की एक प्लेट पे, दूसरी कहाँ जुड़ती है, 12 की एक प्लेट पे, ये जुड़ गया। अब 12 की और 6 की जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ जाके जुड़ती है, V3 पे। तो मैंने एक 3 पॉइंट बीच में ऐसे ही लेट किया और उस 3 प्लेट पे इन दोनों की दूसरी प्लेट की तार जाके जोड़ दी, तो 3 वाला पॉइंट बन गया। अब अगर एक कैपेसिटर बच गया, मतलब 6 का और 12 की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, पता चले कहाँ पे चार्ज कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा तार कहाँ जुड़ी है, कंप्लीट हो गया। अब बचा एक 9 माइक्रोफैराड वाला, इसको भी देख लेते हैं। 9 माइक्रोफैराड को मैंने यहाँ कैपेसिटर को बनाया, उसकी एक तार मैंने जोड़ी V3 पर, एक तार वहीं जोड़ी ना V3 पे, तो उसकी एक तार V3 पे जोड़ी, दूसरी तार कहाँ जोड़ दी उसकी, V2 पर, V2 पर यानी कि B पर, तो दूसरी तार VB पर जुड़ गई। अब B और A के बीच में बैटरी लगी हुई, तो मैं 90 वोल्ट लिख दिया बस। अब देखो कितना सिंपल दिख रहा है सर्किट डायग्राम, हो गया ना, बहुत सिंपल। अब ये दोनों पैरेलल है, ये उनके सीरीज में है, इक्वलेंट सोल्व करोगे तो आपको मिलेगी टोटल जो नेट कैपेसिटर बन रही है 6 माइक्रोफैराड आएगी। 6 और 8 12 का पैरेलल कितना बन गया, 18। 18 और 9 का सीरीज कितना बन जाएगा, फिर से 6 बन जाएगा, 6 आ गया। तो 6 इंटू 90 टोटल चार्ज कितना बन गया, 540 माइक्रोकूलम बन गया। टोटल चार्ज 500 माइक्रोकूलम है। उसके बाद वो चार्ज आकर के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, 6 और 12 के क्रॉस। और कल जैसे आपको सिखाया था, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन देखो कैसा बन रहा है। अगर मैं Q = CV लिखूँ तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो चार्ज की कैपेसिटर से डायरेक्ट डिपेंडेंस आ गई। डायरेक्ट डिपेंडेंस से तो फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 अगर आपको निकालना हो तो उसी की कैपेसिटेंस ऊपर डिवाइड बाय दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई बाय टोटल जो बटेगा। टोटल कितना बट रहा है, 540 बट रहा है। Q1 कितना है, C1 कितना है, 6 है, टोटल सम कितना है, 18 है। तो 6/18 इंटू 540, ये बन गया हमारे पास 180 माइक्रोकूलम। तो 6 वाले पे कितना आएगा, 180 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। क्लियर, जिसका मर्जी निकाल सकता है आप इससे। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए थे। ये क्वेश्चन नहीं थे, स्किल्स थे, किस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल करते हो और क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट और हमने सीखे कि चार्ज कब तक फ्लो करता है, अगर वो पैरेलल में कनेक्शन हो तो किस तरीके का मतलब बनता है, चार्ज कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीखा। तो ये सारी बातें वही थी जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम जानते थे, अब उन्हीं बेसिक पर हमने नए तरीके सीखे। देखो कोई नई बात नहीं सीखी, सिर्फ उनको लगाने का तरीका सीखा है। यही आपको धीरे धीरे डेवलप करना है प्रैक्टिस से। क्लियर।